हेलो एवरीवन, जैसे अभी आपने देखा होगा हिमाचल गवर्नमेंट ने जो अलग अलग विषयों में मास्टर कैडर और जो लेक्चरर कैडर की जो वैकेंसीज आउट की है, उसमें पॉलिटिकल साइंस में जो हिमाचल गवर्नमेंट ने काफी अच्छी वैकेंसीज हैं जो आउट की हैं। तो आज हम इस शॉर्ट वीडियो में क्या इस शॉर्ट वीडियो में हिमाचल में जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उसमें एचपी, टीजीटी, टीजीटी कमीशन पॉलिटिकल साइंस के लिए जो सिलेबस है उसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस में जैसे सबसे पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ये बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम्बल। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल है, इसके विषय में आपको जानकारी होगी। उस जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कब बनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार अमेंडमेंट हुई है, कौन कौन सी अमेंडमेंट कब अमेंडमेंट हुई है, प्रेम्बल है जो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और जब इसे किस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, किस में ये कहा गया कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रेम्बल में कब अमेंडमेंट हुई। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे यहाँ नेशनल और इम्पोर्टेंट रीजनिंग पार्टी। नेशनल जैसे हमारे पास जो 9 नेशनल पार्टी हैं जैसे कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद सीपीआई, सीपीआईएम, आईएन, जैसे ये सभी जो हमारे पास नेशनल पार्टी हैं इनके विषय में। और उसके बाद इम्पोर्टेंट रीजनिंग पार्टी जो हिमाचल में जो पार्टीज हैं उनके विषय में बात करेंगे। और इसके अलावा जो अदर स्टेट्स में जो इम्पोर्टेंट पार्टी हैं जैसे डीएमके तमिलनाडु में है, जेडीयू, उसके बाद है जो अकाली दल है, उसके बाद है हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे जम्मू कश्मीर में है। ऐसे जो इम्पोर्टेंट रीजनिंग पार्टी है वो है। उसके बाद है इंटरेस्ट ग्रुप है, जो ये इंटरेस्ट ग्रुप है इसमें। इसके बाद है जो हमारा फेडरल सिस्टम इन इंडिया, जो फेडरलिज्म इन इंडिया, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। इसमें जो फेडरलिज्म है, हमने फेडरलिज्म कहाँ से अडॉप्ट किया, तो हमारा फेडरलिज्म कैसा है, कैसा क्या इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये स्टेट के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है जो आर्टिकल 263 में आता है, वो भी इसी के तहत बनता है। उसके बाद है पब्लिक ओपिनियन इन डिटेल, मास मीडिया फैक्टर्स एंड ऑल, जैसे यहाँ पे मास मीडिया है। इसके बाद हम जो अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट, इसके बाद फंडामेंटल राइट इन डिटेल। इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब में राइट थे तो 7 थे, उसके बाद अब 6 हो गए। ये कैसे हुए, कैसे कौन सा आर्टिकल किस विषय में बात करता है। उसके बाद है आइडियोलॉजीज जैसे लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीइज्म, फ्रांसिज्म, नाजीइज्म। उसके बाद है साइंटिफिक अप्रोचेस, टोटलिटेरियनिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म। ये हैं जो सभी जो आइडियोलॉजीज हैं। जैसे लिबरलिज्म है, ये एक पश्चिम में बहुत ही लोकप्रिय जो आइडियोलॉजी है, अभी ये चल रही है एट प्रेजेंट। उसके बाद गांधीइज्म, जिसमें गांधी जी के विचार है। फ्रांसिज्म जैसे ये इटली में था, जैसे मुसोलिनी के विचार थे। नाजीज्म जहाँ जिसमें जर्मनी का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। उसके बाद साइंटिफिक अप्रोच, टोटलिटेरियनिज्म अप्रोच, बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, ये दोनों अप्रोचेज हैं जो हमें डेविड ईस्टन ने दी थी। उसके बाद है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। देखिए जैसे ये अप्रोचेज हैं इन्हें आगे 2 भागों में बांटा जाता है, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। मॉडर्न है जो नई है, ट्रेडिशनल है जो पुरानी है, उनमें डिस्कशन होगा। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम इन डिटेल, जो पॉलिटिकल सिस्टम में के विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है सिस्टम अप्रोच ऑफ डेविड ईस्टन मार्क्सिज्म अप्रोच। जो डेविड ईस्टन की सिस्टम अप्रोच है वो क्या है,
उसने किस बुक में ये अप्रोच दी थी, तो मार्क्सिज्म अप्रोच। जैसे कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स हैं, लेनिन है, स्टालिन है, इन सभी को मिलाकर हम मार्क्सिज्म बनाते हैं। उसके बाद मार्क्सिज्म अप्रोच, उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यूटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ स्टेट। जैसे ये स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, ये जी आलमेंड और पवेल की थ्योरी है। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके साथ हमारे पास तीन थिंकर जुड़ते हैं, तीन थिंकर, हॉबस, लॉक, रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी। उसके बाद यूटेरियलिज्म, जिसके साथ जर्मी बेंथम जुड़ते हैं। फिर थ्योरीज ऑफ स्टेट, स्टेट के विषय में जो थ्योरीज हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद है पॉलिटिकल थिंकर, जैसे नेहरू हैं, गांधी हैं, अरबिंदो घोष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये हमारे जो मेन ये हमारे इंडियन थिंकर हैं। उसके बाद है जैसे आगे हम बात करेंगे हॉबस, मैक्स वेबर, लॉक, रूसो, मिकियावली, प्लेटो, अरिस्टोटल, टी एच ग्रीन, बेंथम, कार्ल मार्क्स, ये सभी हैं जो हमारे पास वेस्टर्न थिंकर है। इनमें से जो ओल्ड थिंकर है हमारे पास, जो यूनान से बिलोंग करते हैं, जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल, जो इनसे हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो फादर हम अरिस्टोटल को मानते हैं। ऐसे सभी थिंकर के विषय में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, इक्वालिटी, फेडरल फ्रीडम, जस्टिस, स्टेट, पॉलिटिकल इलाइट, ऐसे। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडिया एंड यूएसए, जो यूएसए एंड इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है उसके विषय में इसमें डिस्कशन होगा। ब्यूरोक्रेट्स जिसे हम नौकरशाही कहते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर, आर्टिकल 356। फिर उसके बाद जैसे पार्लियामेंट सिस्टम है जो, जिसमें हम जो पीएम की बात करेंगे। उसके बाद है जो मिनिस्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद है उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद है प्रेसिडेंट के विषय में, जो अब तक यहाँ प्रेसिडेंट हुए फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर यहाँ तक, उसके विषय में बात करेंगे। कौन से प्रेसिडेंट के समय में इमरजेंसी कभी लगी, कैसे लगी, ये सभी बात होगी। इमरजेंसी पावर, जो यहाँ पे इमरजेंसीज हैं, इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट को हासिल है, जो आर्टिकल 352, 56 एंड 350-60। तो 360 यहाँ पे जो तीन आर्टिकल हम हमारे पास है जो इमरजेंसी पावरों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम इसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री है, राज मंत्री है, और उसके बाद संसदीय सकत्र हैं जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। तो ये, उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट पर चलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पास क्या होगा, गवर्नर है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, फिर गवर्नर एज अ एजेंट पावर, जो गवर्नर है, क्योंकि गवर्नर ने का जो रूल है, गवर्नर का रूल क्या है, वो सेंटर का एक एजेंट है, कहाँ पे, स्टेट पे। तो उसने कैसी जो उसकी पॉलिसीज होती हैं उसके विषय में डिस्कशन करे होगा। उसके बाद इंडियन जुडिशरी में सबसे फर्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा आर्टिकल इसकी इसकी जो पावर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है, और कौन से आर्टिकल है इन्हें जो विशेष राइट देता है। उसके बाद है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इंडिया में कितनी हाई कोर्ट है, कौन से हाई कोर्ट, कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट के विषय में बोलता है। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू। हमने जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया, जो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने जुडिशियल रिव्यू है जो अमेरिका से अडॉप्ट किया, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसमें जुडिशियल रिव्यू के संबंध में लिखा गया है, जो रिटर्न में हमारे पास जानकारी मिलती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, जो अभी तक अमेंडमेंट हुई है, फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर लास्ट अमेंडमेंट तक,
यहाँ तक जो अब तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई हैं उन सभी के विषय में जानकारी दी जाएगी आपको। कौन सा ही अमेंडमेंट क्या कहती है, कब हुई, उसके बाद राइट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को कब जो राइट बनाया गया, इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का राइट हमें कब मिलता है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड रेजिंग। उसके बाद है आपको इंडियन डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, 70-30 एंड 70-40 अमेंडमेंट। जो हमारे पास दो अमेंडमेंट हुई है 1730, जिसके साथ है जो हमारे साथ पंचायती राज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद 1734 में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट, जैसे हम नगर निगम की बात करते हैं तो ये इनके विषय में आते हैं। उसके बाद ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट द ग्रास रूट लेवल, जो इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट लेवल पे हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद है डेमोक्रेसी, जैसे प्रॉब्लम, एनर्जी, ट्रेंड। उसके बाद है ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जैसे फंडामेंटल राइट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने राइट थे, अब कितने राइट हैं, कौन सा आर्टिकल किसे रिप्रेजेंट करता। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, ये कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, ये क्या है, क्या हम फंडामेंटल ड्यूटी के विषय में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। फिर उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके विषय में जो जानकारी दी जाएगी आपको। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस, जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद है जो इंडिया में है, इसमें जो इलेक्शन के विषय में जो रिफॉर्म्स हुए हैं। फिर मैं इसके बाद इलेक्शन कमीशन है, फिर इलेक्शन ट्रेंड इन इंडिया, इलेक्शंस। उसके बाद है जो इलेक्शन कमीशन है जिसका उदय कब हुआ। उसके बाद फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था। एक इलेक्शन कमिश्नर है जो, वो कौन कौन से उसके पास पावर होती हैं। इलेक्शन कमीशन है वो क्या, कौन कौन से इलेक्शंस हैं उसे कंडक्ट करवाता है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो कब बना है, उसे क्यों बनाया गया है, वो कौन सी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, जैसे मीनिंग जो हमारी विदेशी नीति है उसका क्या मीनिंग है, हमने क्यों विदेशी नीति है जो बनाई है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो नैम है, नैम का उदय कब हुआ था, 1961 में। जैसे इसकी एक जो मीटिंग हुई थी बेलग्रेड में, जब जो नैम का मेन जो आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, जो ये हमें हमारे जो फर्स्ट प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने दी थी। उसके बाद है डिस आर्मामेंट, देन पंचशील। फिर उसके बाद है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, सार्क। सार्क जो एक क्षेत्रीय अलायंस है जो 1985 में उदय हुआ। देन यूएनओ। उसके बाद है नाटो, सीटो। उसके बाद कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, फैक्ट्रीज। जैसे जो यूएनओ है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका उदय कब हुआ, क्यों इसका उदय हुआ। नाटो एक जो मिलिट्री अलायंस है, सीटो अब खत्म हो चुका है। उसके बाद कॉलोनिज्म, कैसे एक कंट्री है जो दूसरी कंट्री के ऊपर अपना अधिकार जमाती है और उसे अपनी कॉलोनी बनाती है। उसके बाद इंपीरियलिज्म। तो ये सभी फैक्टर हम डिस्कस करेंगे जो ये आएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल, इनमें क्या अंतर होता है। जैसे जो इंडिया में है, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ, उदय होता है इंग्लैंड से होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंट है। उसके बाद है जो हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरीज, जैसे पॉलिटिकल कल्चर है, फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, देन पॉलिटिकल इन डेवलपमेंट है। उसके बाद है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है, देन उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। उसके बाद है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। तो ये हमारे पास 5-6 थ्योरी हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देखे जाते हैं एग्जाम में,
उसके बाद है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमें हमारे पास क्या आता है, जो पूरे संसार के साथ संबंध रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाता है यूएनओ। यूएनओ इन डिटेल ऑर्गन एंड एजेंसी, जैसे इसमें हम यूएनओ के जितने ऑर्गन है उनके विषय में बात करेंगे। जैसे यूएनओ के 6 ऑर्गन है, फिर क्या एक ऑर्गन, उनके नाम क्या है, उनके काम क्या है, उनके पावर क्या है। फिर ह्यूमन राइट्स इन डिटेल, जो ह्यूमन राइट है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक भी पॉइंट है जो ऐसा नहीं होगा जो हम डिस्कस ना करें। उसके बाद सार्क, तो सार्क कैसे बना, कब बना, इसके मेंबरों में कब एक नया मेंबर जो ऐड हुआ होता है, कितने सार्क में कुल मिलाकर मेंबर है। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड पॉलिटिक्स। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो पछड़े देश हैं जिनमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो कंट्रीज हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, जो डेवलपमेंट नहीं, जो भी डेवलपमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि पहले ये कंट्रीज हैं, ये जो अंग्रेजों की गुलाम थी, उसके बाद है होली जो धीरे धीरे ये स्वतंत्र हुई, ये इन्हें फ्रीडम मिलती है, तो ये अब अपना विकास है जो कर रही है। उसके बाद है जो इम्पीरियलिज्म, इसके बाद है न्यू इम्पीरियलिज्म और कॉलोनिज्म। उसके बाद आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। जैसे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, संसार की जो राजनीति है वो कैसे उभरती है, क्या उसमें नए नए फैक्टर्स हैं वो आते हैं, क्या उसका मीनिंग है, इम्पोर्टेंट विषय उसमें कौन है, और उसमें अब जो क्या ट्रेंड के साथ है जो आ रहा है। उसके बाद है कोल्ड वार। कोल्ड वार जैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है जो अमेरिका और रशिया में या यूएसएसआर में जो वॉर चला था उसे कोल्ड वार कहते हैं। तो इस समय में जो सुपर पावर जैसे 2 सुपर पावर थी उस समय, एक तो यूएसएसआर था और अमेरिका। उसके बाद न्यू सुपर पावर ब्लॉक्ड न्यूक्लियर एज, जैसे फिर जो अमेरिका और उसके बाद जो अदर पावर है जो वो न्यूक्लियर पावर हासिल करते हैं। फिर जो ट्रीटीज होती हैं उन विषय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो यूके का किंगडम है, यूके किंगडम है ना, यूके का किंगडम है जो राजशाही है, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विषय में हम बात करेंगे। जहाँ इसकी फीचर्स बात करेंगे, इनकी विशेषताएं बात करेंगे, इसकी नेचर कैसी है। फिर इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी को हम इवेल्युएट करेंगे, इन सभी का जो अध्ययन किया जाएगा, इन सभी पर जो प्रकाश डाला जाएगा। उसके बाद है किंगशिप, उसका कैबिनेट, पार्लियामेंट। जैसे पहले आपको पता था यहाँ किंगशिप थी, किंगशिप तो खैर अब भी है, लेकिन अब वो उसके किंग के पास उतनी पावर नहीं है जैसे पहले थी। उसके बाद कैबिनेट, पार्लियामेंट, उसके बाद सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कैसे जो कैबिनेट है वह शक्ति हासिल करती है और इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करती है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ। देन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूके, जो यूके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके विषय में यहाँ बात की जाएगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो अमेरिका है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो रिटन फॉर्मेट में हमें मिलता है। उसके बाद फेडरल सिस्टम, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, जो यहाँ पे जो पावर्स हैं उसे जो विभाजन किया गया उनमें में जो उनकी डिवाइडेशन की गई। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, जो का जो सिद्धांत है वो जैसे मैंटेस्क्यू देता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में हम बात करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, जो स्विस है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होगी। उसके बाद कॉम्पैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सभी जो कॉन्स्टिट्यूशंस है कहते हैं कॉम्पैरेटिव स्टडी, इनके विषय में जो अकेला ऊपर ऊपर से अध्ययन नहीं होगा, इन सभी के विषय में जो अंदर तक जाकर अध्ययन किया जाएगा। तो ये था सिलेबस। ये सिलेबस किसका था, जो हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी वैकेंसीज आउट की हैं, तो ये पीजीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन फॉर पॉलिटिकल साइंस का। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है जो इन्होंने बनाया है, और इन सभी सिलेबस
के साथ है जो गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छी ज्वाइनिंग करने के लिए तो जुड़े हमारे साथ बंसल एकेडमी। बंसल एकेडमी के साथ हमारे जो ऑनलाइन है बैच वो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप उसमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसे हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े। बंसल एकेडमी जो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको हर एक फैक्टर्स के ऊपर जो ध्यान देकर आपको अच्छे से स्टडी है जो करवाई जाएगी, आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंडक्ट करवाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पर कॉल करें और हमारे साथ जुड़ें और गवर्नमेंट जॉब हासिल कीजिए। थैंक यू।